Hello everyone. So in the previous classes we had concluded about the topic of imperial cholas और आज हम लोग देखेंगे mainly about the differences between the cholas of Sangam age and these imperial cholas. तो इनके जो differences के points हैं उनको हम लोग आज देखेंगे. So the cholas of the Sangam age and the imperial cholas, they although share common cultural heritage, but they represented different phases of the Chola dynasty's history with distinct characteristics. तो ऑल्दो इनका जो कल्चरल हेरिटेज था वो कॉमन था, बट इनका जो टाइम पीरियड था वो अलग अलग था. और चोला डायनेस्टी की जो हिस्ट्री है उसमें इनके दोनों के अलग अलग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे. तो उनको हम लोग आज अब डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द टाइम पीरियड. The Cholas of the Sangam age, they flourished between the 3rd century BCE and the 3rd century CE. तो बेसिकली जो संगम एज थी, जो संगम टाइम पीरियड था, दैट वाज फ्रॉम 3rd century BC टू 3rd century CE. तो उस टाइम पीरियड में ये जो संगम चोलास थे ये उस टाइम पीरियड में थे, वाइल जो ये इंपीरियल चोलास हैं दे रोज टू प्रोमिनेंस मच लेटर. तो काफ़ी सेंचुरीज के बाद, तो 3rd सेंचुरी में इनका एंड हुआ संगम चोलास का, वाइल जो ये इंपीरियल चोलास हैं दे स्टार्टेड और रोज टू प्रोमिनेंस इन द 9th सेंचुरी. तो ऑलमोस्ट इनमें 6 सेंचुरीज का डिफरेंस था. सो द इंपीरियल चोलास दे रोज टू प्रोमिनेंस मच लेटर फ्रॉम द 9th टू 13th सेंचुरी सीई. तो फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट ये था कि इनका टाइम पीरियड अलग था. संगम एज के जो चोलास थे वो 3rd सेंचुरी बीसीई टू 3rd सेंचुरी सीई थे, वाइल जो इंपीरियल चोलास थे वो 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड में थे. देन द सेकंड पॉइंट इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. So during the Sangam age, the Chola kingdom was part of a larger tapestry of Tamil kingdoms and was largely a confederation of small chieftains. तो बेसिकली जो संगम एज के चोलास थे उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था या एडमिनिस्ट्रेशन थी दैट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड. तो जो चोला किंगडम थी संगम एज की, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर तमिल किंगडम्स. तो तमिल किंगडम्स में से एक थी ये चोला किंगडम संगम टाइम पीरियड की. एंड मेनली ये क्या थी, एक कन्फेडरेशन थी. मतलब ऐसे स्मॉल स्मॉल चीफटेन्स थे जिनका अपना अपना एरिया होता था. तो उस एरिया में वो खुद रूलर होते थे बेसिकली, ये जो चीफ्स थे. तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में अपने अपने चीफटेन्स होते थे, उनका अपना वहां पे रूल चलता था. तो बेसिकली चोला किंगडम वाज अ कॉन्फेडरेशन, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ सच स्मॉल चीफटेन्स. तो इनको मिला के जो चोला संगम चोलास थे उनकी किंगडम बनती थी. तो बेसिकली काफ़ी सारी तमिल किंगडम्स में से चोला किंगडम एक थी उस टाइम पे, और उनका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज द संगम चोलास देवर, उनकी जो किंगडम थी, उनकी जो टेरिटरी थी, दैट वाज कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल चीफटेन्स. वाइल जो इंपीरियल चोलास हैं they established a centralized and powerful empire that extended beyond Tamil Nadu, influencing the regions across South and Southeast Asia. तो जहाँ संगम चोलास थे उनका एक डिसेंट्रलाइज्ड उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वहीं जो इंपीरियल चोलास थे उनका एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था. उनका जो एम्पायर था वो काफ़ी पावरफुल था, जहाँ पे किंग जो था वो मेन पावर सोर्स ऑफ पावर था, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी वाज सीन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंपीरियल चोलास. तो जहाँ संगम एज के जो चोलास थे उनका जो टेरिटरी थी वो थोड़े रीजन में कन्फाइंड थी, मेनली तमिल रीजन्स में, तमिलनाडु के आसपास के रीजन में. वाइल जो इंपीरियल चोलास थे उनकी जो टेरिटरी थी वो जस्ट तमिलनाडु में नहीं थी, वो तमिलनाडु के साथ में आंध्र प्रदेश में भी थी, इवन केरला में भी थी, कर्नाटक के पार्ट्स भी थे, उड़ीसा तक, इवन बंगाल तक हमने देखा. देन इंडिया के बाहर भी
श्रीलंका देखा हमने, मालदीव्स था, देन साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स जो मलायन पेनिनसुला के हैं, प्रेजेंट डे थाईलैंड था, इंडोनेशिया है। तो ये सारे जो रीजन्स थे ये इंपीरियल चोलास की टेरिटरी का ही पार्ट थे। सो इंपीरियल चोलास की हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनकी जो टेरिटरी थी वो काफी बड़ी थी एज कंपेयर टू द संगम चोलास। और जो इंपीरियल चोलास है इनकी पॉलिटी भी ज्यादा सेंट्रलाइज थी और पावरफुल थी, स्ट्रांग थी। वाइल जो संगम चोलास थे उनकी जो पॉलिटी थी दैट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। देन द थर्ड पॉइंट इज द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसा अभी हमने बोला कि जो संगम चोलास थे दे प्राइमरीली कंट्रोल्ड द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड हैड लिमिटेड टेरिटोरियल एम्बिशंस। जो संगम चोलास थे उनके कंट्रोल में तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स आते थे। जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है उसमें कुछ पार्ट्स जो थे वो संगम चोलास के अंडर आते थे, उनकी वो टेरिटरी ही थी। तो उनकी जो टेरिटोरियल एम्बिशंस थे वो कम थे, लिमिटेड थे। वाइल जो इंपीरियल चोलास हैं they undertook significant military campaigns expanding their empire to include the parts of modern day Sri Lanka, Malaysia and Indonesia। तो जहां संगम चोलास थे उनकी टेरिटरी लिमिटेड थी, वो ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे कि हमें कि उनको अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपैंड करना था। वाइल इंपीरियल चोलास हमने देखा कि दे फॉलोड जो उनके जो दो मेन रूलर्स थे, राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो वो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने में वो उनका ज़्यादा फोकस था। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास के रीजन्स थे उन पे अटैक करके उनको भी जीत के अपनी ही टेरिटरी का पार्ट बना लिया था। सो दे अंडरटुक सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सपेडिशंस expanding their empires to the various parts of India as well as to the other countries, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स। तो इस तरह से इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था इंपीरियल चोलास का वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू संगम चोलास। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द संगम चोलास they were known for their agrarian economy and local trade networks, basically focusing on agriculture and pastoralism। तो जो संगम चोलास थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो मेनली एग्रेरियन थी, दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी संगम चोलास की। जहाँ पे जो ट्रेड नेटवर्क्स थे वो थोड़े कम थे, वो लोकल एरियाज में ही ज़्यादा ट्रेड करते थे। तो उनका मेनली फोकस जो था वो एग्रीकल्चर पे था या पेस्टोरलिज्म, मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे संगम चोलास की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वाइल जो इंपीरियल चोलास हैं, imperial cholas they advanced trade, particularly the मैरीटाइम ट्रेड। तो इनकी जो मैरीटाइम ट्रेड था, जो समुद्र के रास्ते से जो इनका सी ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, इनका अच्छा था। साथ में इनकी नेवी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। एंड दे सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द टेम्पल्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स विच फैसिलिटेटेड देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जहाँ संगम चोलास थे वो मेनली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे अपनी इकोनॉमी में। तो जो इंपीरियल चोलास थे वो ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, उनका मैरीटाइम ट्रेड काफ़ी अच्छा था। साथ में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी की, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए और इरिगेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किया। तो उनका एग्रीकल्चर भी स्ट्रांग था, उनका ट्रेड भी स्ट्रांग था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था। सो ऑल दिस लेड टू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। Then next point is the cultural contributions. The Sangam literature, it was composed during this time period. So it is rich in poetry and reflects the social and cultural life of that time, emphasizing the themes of love, valor and ethics। तो बेसिकली जो संगम चोलास थे उनके टाइम पे संगम लिटरेचर था, और वो जो संगम लिटरेचर था वो उसमें काफ़ी अच्छी सी हमें पोइट्री देखने को मिलती है। और उस टाइम पे जो लोगों की लाइफ थी, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, सोशल एस्पेक्ट्स थे, वो उस लिटरेचर में, संगम लिटरेचर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। और बेसिकली उसमें थीम्स क्या होती थी, लव, वेलर एंड एथिक्स की। इन कंट्रास्ट टू द संगम चोलास,
The imperial Cholas, they are renowned for their contribution to art and architecture, स्पेशली द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल्स। तो बड़े बड़े टेम्पल्स जो थे वो इंपीरियल चोलास ने बनाए थे, और बेसिकली उन टेम्पल्स के बेस पे ही इनका जो द्रविडियन स्टाइल था, द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, वो उस टाइम पे अपनी पीक पे पहुंचा था। इसीलिए उसको चोला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते थे। तो उसकी एग्जांपल्स हम लोग ने अभी देखी है कि बृहदेश्वर टेम्पल था, so which showcased advanced architectural techniques and intricate sculptures। तो संगम लिटरेचर में जो संगम चोलास थे उनके टाइम पे बेसिकली संगम लिटरेचर का मेन कंट्रीब्यूशन था, जिसमें पोइट्री थी और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ दैट टाइम दे वर इंक्लूडेड इन द संगम लिटरेचर। वाइल जो इंपीरियल चोलास है उनके टाइम पीरियड में बेसिकली उन्हें फोकस किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। And the Dravid style of temple architecture, it reached its zenith during the time period of imperial Cholas, and hence its name was Chola style of temple architecture. Then the next one is the religious influence. The Sangam Cholas, they practiced a mix of local amnestic traditions and early form of Hinduism। तो बेसिकली जो संगम चोलास थे संगम टाइम पीरियड के, वो they practiced the early form of Hinduism and they followed mix of local amnestic traditions and early form of Hinduism। तो इनका एक मिक्स्ड सा पैटर्न था, हिंदुइज्म भी था और जो लोकल वहाँ पे ट्रेडिशंस थे उनको भी ये फॉलो करते थे। वाइल जो इंपीरियल चोलास थे, पर्टिकुलरली अंडर द रूल ऑफ राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला, दे वर स्टॉन्च पेट्रन्स ऑफ शैविज्म। तो बेसिकली ये जो रूलर्स थे ये शैविज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे, ये उनको फॉलो करते थे शैविज्म को, बट साथ में वैष्णविज्म भी पॉपुलर था उस टाइम पे। सो दे प्लेड अ वाइटल रोल इन द स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म, लीडिंग टू अ मोर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो जो संगम चोलास थे उनके टाइम पे देयर वाज अ मिक्स ऑफ अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर लोकल ट्रेडिशंस, वाइल जो इंपीरियल चोलास थे उनके टाइम पे बेसिकली शैविज्म जो था वो ज़्यादा फ्लरिश किया, साथ में वैष्णविज्म भी था, बट मेन फोकस वाज ऑन शैविज्म। तो they played a vital role in the spread of Hinduism. So the next one is the military organization. The military structure of the Sangam Cholas was less formalized, relying on local chieftains and warriors। तो हमने देखा कि संगम चोलास की जो पॉलिटी थी दैट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। तो उनके लोकल जो चीफटेन्स थे वो अपने अपने टेरिटरी को मैनेज करते थे, और वो सारे जो मिलकर बनाते थे दैट वाज द संगम चोला टेरिटरी। और उनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड नहीं थी, बिकॉज वो लोकल चीफटेन्स जो थे उन पे डिपेंड करते थे फॉर their military support. While the imperial Cholas, they developed a highly organized military system with a professional army, advanced naval capabilities, and strategies that allowed them to conduct large scale conquest। तो हमने जैसे पढ़ा है कि इंपीरियल चोलास दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो ये जो लार्ज स्केल वो ऐसे एक्सपेडिशंस थी उनकी, जो ये कैंपेन्स करते थे, कॉन्क्वेस्ट करते थे, वो इसीलिए पॉसिबल था बिकॉज उनका जो मिलिट्री सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज था, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रक्चर था उनका, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था, जिसमें उनके पास प्रोफेशनल आर्मी थी और उनकी नेवल कैपेबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी थी। सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंपीरियल चोलास देवर superior to the Sangam Cholas because they had more organized military. Then finally is the administrative innovations. The Sangam Cholas had a more rudimentary form of governance with local assemblies playing a significant role in administration। तो संगम चोलास जो थे उनकी जो गवर्नेंस थी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी रूडिमेंट्री थी, जो थोड़े पुराने टाइप की थी, जहाँ पे वो लोकल असेंबलीज पे ज़्यादा रिलाई करते थे और वही मेन जो रोल था वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्ले करती थी। वाइल जो इंपीरियल चोलास थे दे इम्प्लीमेंटेड अ सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो इनका एक प्रॉपर सिस्टम था ब्यूरोक्रेसी का,
जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, इंक्लूडिंग द डिवीजन ऑफ एम्पायर। तो हमने जैसे डिविजन्स बोली कि जो राज्यम था, दैट वाज द एम्पायर, दैट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स, देन वलनाडु, देन नाडु, देन उसमें फर्दर ग्रामम आते थे, दैट वर द विलेजेस। सो ऐसे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी, जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो ऐसे ऑर्गेनाइज था काफ़ी अच्छे से, इन्हांसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अलोंग विद अ फॉर्म ऑफ अर्ली डेमोक्रेटिक विलेज असेंबलीज एंड इलेक्शन प्रोसेस। और इसके साथ साथ में थोड़े अर्ली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो उनकी जो विलेज कमिटीज थी, उनके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए जाते थे, और उसका जो प्रोसीजर है वो उत्तरामेरोर इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। So the imperial Cholas, they had more sophisticated bureaucratic system. Their governance was much more superior as compared to the Sangam Cholas. So these were the various points of differences between the Sangam Cholas and the imperial Cholas. And with this, we conclude the topic of imperial Cholas.